वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश 201 के लेक्चर नंबर 37 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 37 हमारे पास है लैंग्वेज रिव्यू एंड ये भी जो पिछले दो लेक्चर्स हैं उन्हीं का ही पार्ट है एंड इसमें भी सेंटेंस और लैंग्वेज रिव्यू के अबाउट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आउटलाइंस दी गई हैं जिनको हम वन बाय वन जो है यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, लेक ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आपके पास किसी मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो हैं उसमें सेम फंक्शन हो रहा है, मतलब अगर दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं और दोनों में सेम फंक्शन हो रहा है तो क्या है कि उन दोनों का जो है स्ट्रक्चर वो भी सेम होना चाहिए, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, लेवल के लिहाज से भी सेम होनी चाहिए। लाइक उनकी हेडिंग सब हेडिंग जो है वो भी सेम होनी चाहिए और उनमें जो भी मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किए गए हैं वो भी सेम होने चाहिए, मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर तो उन दोनों का फंक्शन सेम है दोनों सेंटेंसेस का तो ये क्या होता है कि पैरेललिज्म। अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर उसमें क्या होता है कि लेक ऑफ पैरेललिज्म होती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चॉपी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, अवॉइड यूजिंग टू मनी शॉर्ट सेंटेंसेस दैट विल क्रिएट चॉपी प्रॉज। यहाँ पे होता क्या है कि जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं मीन्स मतलब वो क्या होते हैं उसमें ये इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप बहुत लेंथी सेंटेंस जो है उसको यूज़ करते हो तो जो है वो सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे सकता। लाइक अगर बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंस हो तो आप उसको दो सेंटेंसेस में डिवाइड कर सकते हो, अगर इस सेंस में कि अगर उस सेंटेंस की क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही, उसमें समझ नहीं लग रही। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अवॉइड करें यूजिंग टू मनी शॉर्ट सेंटेंसेस दैट विल क्रिएट। मतलब अगर ऐसे ज़्यादा शार्ट आपने बहुत ज़्यादा शार्ट कर दिए तो उस चीज़ को अवॉइड करें। और इसमें क्या होगा कि आपका अगर बहुत ज़्यादा शार्ट सेंटेंसेस है, लाइक 2-3 वर्ड्स के अगर सेंटेंस, मतलब 3 वर्ड्स के सेंटेंस या 4 के, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें क्लैरिफिकेशन भी नहीं हो रही, तो आप क्या करें कि उनको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास या फ्राज की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स में क्या होता है कि आप जो मिसप्लेस्ड वर्ड पे देख रहे हैं मिसप्लेस्ड, तो आप मॉडिफायर पे फोकस करें कि उनको सही पोजीशन पे जो है वो आपने रखना है। सही है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ सेंटेंस के ही गोज़ टू स्कूल बाय बस। नहीं, मैं ले लेती हूँ ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एट 8 o'clock। ठीक है, अब एक ये सेंटेंस है कि ही गोज़ टू स्कूल एट 8 o'clock बाय बस। तो ये दो सेंटेंस है। सो यहाँ पे मतलब दोनों में डिफरेंट मॉडिफायर्स को डिफरेंट जो है वो प्लेस किया गया है। पहले 8 बाय बस जो है उसको एंड पे किया गया और एक दफ़ा सेंटर में लाया गया। तो इस तरह देखना है कि वो मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए, अपनी एग्जैक्ट जो है वो पोजीशन पे आनी चाहिए और इस तरह आना चाहिए कि वो क्लेरिफाई कर सकें, मतलब सही जो मीनिंग है सेंटेंस का वो सही बन रहा हो और क्लियर हो। ठीक है, तो मिसप्लेस्ड नहीं होने चाहिए, इनकी पोजीशन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है इंटरप्टेड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इंटरप्टेड मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब प्लेसिंग अ मॉडिफायर बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब और बिटवीन द वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक एक सब्जेक्ट है ही, एक वर्ब है ही इज डूइंग लाइक ही इज ड्राइविंग अ कार, एक सेंटेंस है ना। अब ही हमारे पास सब्जेक्ट है और यहाँ पे उन्होंने वर्ब लिया है ड्राइविंग, मतलब वो चला रहा है, ऑब्जेक्ट है कार। तो अब वो कह रहे हैं लाइक ही मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कुछ ना कुछ यूज़ करें, और इसी तरह वर्ब और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान भी आप कुछ ना कुछ जो है वो वर्ड लाइक यूज़ करें। इससे क्या होता है कि अगर इस तरह हम यूज़ करते हैं तो वो ईज़िली समझ आ जाती है सेंटेंस की और डिफ़िकल्टी नहीं होती, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती, इंटरप्शन नहीं होती। तो आप जो है इसमें मतलब एक वर्ब और सेंटेंस के दरमियान कोई ना कोई वर्ड वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं जिससे इंटरप्रिटेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास जी मॉडिफायर्स ऑफ नाउन। मॉडिफायर्स ऑफ नाउन है, इसमें क्या होता है कि इट शुड बी प्लेस्ड एदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, मतलब नाउन के बिल्कुल साथ ही कहीं पे इसको प्लेस करना चाहिए मॉडिफायर को। फॉर एग्जांपल है केक शॉप। अब शॉप एक हमारे पास नाउन है तो केक शॉप हमने लिख दिया, तो मॉडिफायर और नाउन को इकट्ठा हमने रखना है। ठीक है, इसी तरह हम अगर कोई एग्जांपल लेते हैं लाइक अगर हम बनाना ट्री या कुछ इस तरह एग्जांपल लेते हैं, तो दो वर्ड्स हम अगर इकट्ठे लिख रहे हैं नाउन के साथ उसका मॉडिफायर, तो उसको नाउन के साथ ही रखिए, उसके मॉडिफायर को आगे पीछे मतलब इमीडिएटली या तो नाउन के बिल्कुल मतलब बिफोर या आफ्टर। ठीक है, तो मॉडिफायर में ये चीज़ आपने मतलब नाउन ऑफ मॉडिफायर में है रखना होता है।
एडवर्ब मॉडिफायर्स में जो है क्या होता है कि एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड और फ्रेज दैट दे मॉडिफाई। अब एडवर्ब में क्या होता है, एडवर्ब में वो जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जिस वर्ड को लाइक वो रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, वो उस वर्ड के आपने बिल्कुल उसको साथ उस वर्ड उसके मॉडिफायर को यूज़ करना है। जैसे नाउन में आपको मैंने बताया, इसी तरह इसमें भी, ठीक है, मतलब इकट्ठा लिखना है दोनों को। उसके बाद डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर क्या है? अ मॉडिफायर हुज कनेक्शन टू द सेंटेंस इज implied और इंटेंडेड बट नॉट एक्चुअली मेड एक्सप्लिसिट इज सेड टू डैंगल। अब इसमें क्या होता है कि आप नाउन्स या फ्रेज वगैरह को यूज़ कर सकते हो डैंगलिंग मॉडिफायर में। एंड इसमें होता एक्चुअली क्या है कि अगर जो सेंटेंस लिखा है उसका एग्जैक्ट लाइक मतलब नहीं बन रहा होता अगर आपने उसको उसमें फ्रेज वगैरह यूज़ नहीं किए, और उसमें आपकी सेंटेंस की लाइक क्लेरिफिकेशन नहीं बन रही होती। तो इसलिए उनको जो है एक सीक्वेंस में लाइक रखें, एंड उसमें जो आप नाउन या फ्रेज वगैरह ऐड कर रहे हैं तो उस वो आप ऐड कर लें। लाइक उसमें क्या होगा कि आपका जो सेंटेंस है करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा और क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर्स की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एंड इससे एमसीक्यूज भी आते हैं। सो एक जॉगिंग इन द पार्क, अ डॉग बिट मी, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन नहीं हो रही कि कौन जॉगिंग कर रहा था और किसको जो है डॉग ने बिट किया, तो मतलब क्लेरिफिकेशन नहीं आ रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक नाउन फ्रेज या सब्जेक्ट वगैरह को ऐड करके उसकी क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। वाइल आई वॉज जॉगिंग इन द पार्क एंड डॉग बिट मी, ठीक है, अ डॉग बिट मी। तो अब क्या ऐड कर दिया, आई, मतलब एक हमने नाउन या फिर हम कह सकते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, जो क्लैरिफिकेशन होगी सेंटेंस में, और हमारा जो है वो मतलब सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो डैंगलिंग मॉडिफायर की एग्जांपल मैंने दे दिया, होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि डबल नेगेटिव्स, ठीक है। डबल नेगेटिव्स में क्या होता है कि यूज़ ओनली वन नेगेटिव वर्ड टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव आइडिया। अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ओनली वन नेगेटिव वर्ड यूज़ करें। अगर आप एक से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वही नेगेटिव जो आप नेगेटिव चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। सो आप एक ही नेगेटिव वर्ड को यूज़ किया करें ताकि आपका जो ना मतलब आपका जो पर्पज़ है आप उसको मतलब जो भी आपका मैसेज है जो भी आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंपैरिजन। क्वालिटी कंपैरिजन में क्या होता है कि मतलब कंपेयरिंग वन आइटम विद एन अदर कैन बी अ पावरफुल वे टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस, ठीक है। अब आप जब कंपेयर करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट या मतलब कंपेयर करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और जो प्रोसेस होते हैं मतलब प्रोसेस जो हमने आई थिंक सो 36 लेक्चर में डिस्कस किया था या 35 में, तो उनके दरमियान जो है वो काफ़ी एक कंपैरिजन सा आ जाता है। और इसमें मतलब मेन चीज़ किसका ख्याल रखना पड़ता है, पैरेललिज्म का, ठीक है। पैरेललिज्म में क्या होता है कि दो सेंटेंसेस को जब कंपेयर करवाया जाए तो उनको सेम रखा जाता है, इक्वल रखा जाता है, ठीक है। तो फॉल्टी कंपैरिजन में भी देखा जाता है कि उनको कंपेयर करवाया जाता है और उनको इक्वल रखा जाता है। लाइक सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ या कंपैरिजन कंट्रास्ट वाला टॉपिक अगर आपको याद हो तो इसमें जो है मीन्स अगर सेम सेंटेंस है तो उसको इक्वल रखा जाएगा, ठीक है। तो फॉल्टी कंपैरिजन में जो है वो कंपेयर करवाया जाता है। उसके बाद नॉन पैरेलल कंपैरिजन। अब नॉन पैरेलल कंपैरिजन में क्या होता है, इसमें जो है एग्जांपल ले लेते हैं, ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल। अब ये क्या एक इनकरेक्ट सेंटेंस बन रहा है क्योंकि वो पैरेलल एक नहीं बन रहा, देखें ना, ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल, तो ये एक इनकरेक्ट सा बन रहा है। अगर इसी को करेक्ट करें तो ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ये करेक्ट बन रहा है, एक समझ भी आ रही, क्लैरिफिकेशन आ रही है। सो नॉन पैरेलल मतलब जिसमें कोई पैरेललिज्म नहीं होती एंड कोई सीक्वेंस नहीं होती सेंटेंस की। उसके बाद हमारे पास है इनकम्प्लीट कंपैरिजन। इसमें जब सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया गया होता ना, लाइक शोएब अख्तर इज़ अ बेटर प्लेयर, मतलब शोएब अख्तर एक अच्छा प्लेयर है एंड बेहतरीन प्लेयर। अब यहाँ पे क्या, शोएब अख्तर इज़ अ बेटर प्लेयर देन ब्रीट ली, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लियर किया गया कि वो फ्लां से जो है वो बेटर अच्छा मतलब खिलाड़ी है, तो इसको यहाँ पे कंप्लीट किया गया, कंप्लीट कंपैरिजन किया गया। लेकिन ऊपर क्या था कि कंप्लीट उसका कंपैरिजन नहीं था, ठीक है। उसके बाद है कि इनएप्रोप्रिएट शिफ्ट्स में क्या होता है कि आपकी जो चॉइस ऑफ टेंस होती है, आपका जो मूड होता है, पर्सन किस पर्सन का आप यूज़ करें, उसकी वॉइस क्या यूज़ करें, उनको जो है आपने कंसिस्टेंट रखना होता है। और उसमें क्या कि शिफ्टिंग एनी ऑफ दीज कैटेगरीज जो हम मतलब यहाँ पे मूड, उसका पर्सन, टेंस, वॉइस, इनको अगर आप इन कैटेगरीज को जब शिफ्ट करते हैं विदाउट गुड रीज़न
तो अगर आप कोई रीज़न नहीं है, सॉलिड रीज़न नहीं है, और आप उसको शिफ्ट करते हो मतलब एक मोड से दूसरे मोड में, या एक सेंटेंस जो है मतलब प्रेजेंट से पास्ट में आप कर देते हो, तो क्या होगा कि उसमें सही क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी, और आपका जो आप क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं, एक सेंटेंस जो है उसको मतलब कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो सही से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने वो अपना जो है सेंटेंस की चॉइस उसको चेंज कर दिया होता है, उसका मूड को, या पर्सन, जिस पर्सन की बात कर रहे हैं उसको आप चेंज कर देते हैं बिना किसी रीज़न के, या एक सीक्वेंस के बिना सडनली लाइक चेंज कर देते हैं, तो जाहिर है उसका मतलब चेंज हो जाता है। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते आ रहे सेंटर में आके कुछ आपको डिफरेंट सा मिल जाए, आपको समझ नहीं आएगी कि पहले क्या बात हो रही थी, अब क्या हो रहा है, तो मतलब एक डिफरेंट सा बन जाता है। लाइक सेंटेंस की बात करें तो क्या होता है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में तो वो सेंटेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मूड के लिहाज से देखा तो मूड भी उनका वो लाइक उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि चूज द टेंसेज ऑफ योर वर्ब्स एक्यूरेटली टू एक्सप्रेस द टाइमिंग और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट यू आर डिस्क्राइबिंग। मतलब इसमें आप टेंसेस जो हैं वो अपने वर्ब्स के लिए मतलब जो वर्ब आप टेंसेस का यूज़ कर रहे हैं उसको आप एक्यूरेट लिखें, और उसके टाइमिंग और सीक्वेंस को देखें। फॉर एग्जांपल ये इवेंट पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था, लेकिन इस चीज़ को आप जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब उसका ख्याल रखें। ठीक है, उसके बाद है प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोनाउन। प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन की जाती है हिज, हर, देयर, ओवर, मतलब ऐसे वर्ड जो है उनको यूज़ किया जाता है, और उनसे जो है वो प्रोनाउन को जो है वो रेफ़र किया जाता है, एंड क्लेरिफिकेशन होती है सेंटेंस की उस प्रोनाउन के लिहाज से। उसके बाद अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस, जिसमें अगर सेम जेंडर आ रहा है या सेम मतलब सेम चीज़ आ रही है दोनों में, और उसको अगर आप प्रोनाउन को बार बार यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे तो वो मतलब एक्यूरेट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लाइक वहाँ पे फिर वो क्लियर नहीं होगा। एंड जैसे कि अब दो दफ़ा दो हमारे पास फीमेल्स हैं, दोनों के लिए हर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हर हमारे पास क्या एक प्रोनाउन है, और उनको रेफ़र करने के लिए हम हर यूज़ करेंगे। लेकिन जब दो आएंगी, मतलब दो हमारे पास फीमेल्स आती हैं, तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये वाला हर किस फीमेल के लिए और ये वाला किसके लिए, मतलब दो हमारे पास है तो हम नहीं क्लियरिफाई कर सकते कि कौन सा है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, फिर अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस बन जाता है। ठीक है, और ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस जो है ये भी सेम अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस जैसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोनाउन केस। प्रोनाउन केस में क्या होता है कि इसमें हमारे पास तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्टिव में हमारे पास हम सब्जेक्ट को प्रोनाउन फंक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं। मीन्स आई, यू, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इनको हम सब्जेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं। सही है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम जो है ऑब्जेक्ट को उसको प्रोनाउन फंक्शंस के तौर पर यूज़ करते हैं। एंड पोजेसिव में हम प्रोनाउन फंक्शंस के तौर पर जो है वो पोजेसिव्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिए भी गए एग्जांपल उनकी, माई, योर्स, हिज, हर, इनको हम पोजेसिव के तौर पर यूज़ करते हैं। एंड प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव में जो है हमारे पास जो केस आता है इसमें मी, यू, हिम, हर, इनको यूज़ करते हैं। सही है, तो ये आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। MCQs में तो पूछ सकते हैं आपके पास कितने केसेस होते हैं, तो 3 होते हैं। एंड कौन कौन से होते हैं ये भी नाम याद रखिएगा। एंड यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है ये एंड होता है। एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड कॉन्सेप्ट मतलब मिल गए होंगे, एंड समझ आ गई होगी। एंड वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।